हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके में। आज हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के एमसीक्यू करने वाले हैं। अब इससे पहले भी हमने चैप्टर 1 के एमसीक्यू को करवा दिया है, लेकिन कुछ प्रश्न जो पीछे वाले वीडियो में छूट गए थे तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है और इसमें लगभग 100 प्रश्न है। तो यह सेशन थोड़ा लंबा चलने वाला है, लेकिन अगर आप इसको देख लीजिएगा तो आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो है ही, इसके साथ एक्स्ट्रा इसका जो फैक्ट बताया जाएगा वह भी काफ़ी आपको एग्ज़ाम में मदद देगा, जिससे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत के आर्थिक सामाजिक विकास करना और पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना। पंचवर्षीय योजना जो 5 साल के लिए तैयार की जाती थी। अब इस आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वह प्रधानमंत्री होते थे, यानी पीएम। तो भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले पीएम थे वही थे। और पहले पीएम कौन थे? तो JL नेहरू थे। JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू थे। तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है? तो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूंजीवादी, फिर समाजवादी और तीसरा मिश्रितवादी। और भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वह मिश्रितवादी है। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसको जरा देख लेते हैं कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं, तो उसे हम मिश्रितवादी कहते हैं। हर क्षेत्र में उद्योग, व्यापार, शिक्षा इत्यादि में, जैसे भारत में क्या है कि भारत में सरकारी कंपनियां भी है या फिर सरकारी सेक्टर हर क्षेत्र में है। जैसे शिक्षा में सरकारी चीज़ें हैं तो उस तरीके से प्राइवेट भी है। तो जहाँ पे दोनों सेक्टर होता है उसे हम मिश्रितवादी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र के नाम से किसे जानते हैं? तो संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, कृषि, उद्योग और सेवा। और सबका अलग अलग नाम भी है। कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, उद्योग को हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं और सेवा को हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कार्य आते हैं, जैसे जो उत्पादन तो नहीं होते लेकिन उत्पादन और समाज के लिए बहुत ज़रूरी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, पर्यटन इत्यादि। ये सब क्या है? तो ये सब जो है यह तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है वह है कि आर्थिक विकास की माप का सबसे अच्छा सूचकांक बताइए या उपयुक्त सूचकांक बताइए। मतलब किसी देश का आर्थिक विकास को जानना है तो उसका सबसे मापने का सही सटीक सूचकांक कौन होगा? तो यह जो होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी भी देश का विकास केवल राष्ट्रीय आय से नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या का असर नहीं दिखता है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उपयुक्त सूचकांक माना गया है। यह बताता है कि एक व्यक्ति के औसतन कितनी आय अर्जित करता है। जैसे कोई देश अगर अमीर है तो जरूरी नहीं है कि उसका राष्ट्रीय आय से हम उसका विकास सूचकांक माप सकें, क्योंकि राष्ट्रीय आय तो हो सकता है किसी खास व्यक्ति के पास ज़्यादा संपत्ति हो। वर्तमान में यह स्थिति भारत में बना हुआ है।
भारत में क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो लगभग पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है, लेकिन यहाँ की अगर सभी लोगों की ज़रूरतों के अनुसार देखा जाए, उनकी अवस्थाओं के आधार पे, तो उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम है। तो प्रति व्यक्ति आय जिसका अधिक होगा वही एक उपयुक्त और सही सटीक जांचने का तरीका है किसी भी देश का विकास का। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो यह जो शुरू हुआ था 1951 से 56 के बीच में हुआ था। और टोटल अब तक 12 पंचवर्षीय योजना आ चुका है, और लास्ट वाला जो था वह 2012 से लेकर 17 तक था। अब इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आया, क्योंकि जो योजना आयोग था उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसके जगह किसने ले लिया? तो अब उसके जगह ले लिया है नीति आयोग ने, और नीति आयोग ने कोई पंचवर्षीय योजना लॉन्च नहीं किया है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पीएम थे। तो 2015 में पीएम कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। तो इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जब पहली पंचवर्षीय योजना आया थी, इसमें क्या हुआ कि शुरुआती जब उस समय भारत की आज़ादी जस्ट कुछ ही साल पहले मिली थी, 2-3 साल पहले, तो उस समय कृषि क्षेत्र में ज़्यादा विकास किया गया। अब इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि, सिंचाई, ऊर्जा इत्यादि का विकास करना, ताकि खाद्यान्न की कमी न हो सके। इस योजना के तहत भाखड़ा नांगल जो एक बांध है और हीराकुंड जैसे परियोजना बनाए गए। मतलब बांधों बनाने के ऊपर ज़्यादा मतलब जोर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1952 में किया गया था। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका कार्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देता है, अंतिम अनुमोदन यही देता था जब योजना होता था तो। ठीक है, और इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। यह प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो यह व्यक्ति थे हमारे बिहार के ही जयप्रकाश नारायण जी। और इन्होंने नारा कब दिया था? जिनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है, तो जेपी भी ऑप्शन में लिखा आ सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इन्होंने 1974 में बिहार आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था। इस क्रांति का नेतृत्व केवल राजनीतिक बदलाव ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति शैक्षणिक सुधार की मांग भी कर रहे थे यह लोग। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, उसका नारा याद रखिएगा। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति, और यह दिया गया था कब? तो 1974 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बताइए। तो यह आप सभी को पता होगा कि अपना बिहार है, सबसे पिछड़ा राज्य में आता है बिहार। इस ऑप्शन के अनुसार तो बिहार ही आ जाएगा। अब पूरे भारत में भी बिहार ही आता है, लेकिन बिहार के साथ साथ और कई राज्य हैं जो पिछड़े में आते हैं, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, बीमारू राज्य आपको हम बताए थे पिछले वाले सेशन में। बिहार को भारत का पिछड़ा राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, साथ ही गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा, औद्योगिक विकास कम है यहाँ पर। इसके वजह से बिहार को पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन काम की गारंटी दिया जाता है? तो यह 100 दिन काम की गारंटी दिया जाता है। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब यह जो था यह 2005 में लागू हुआ था, और उस समय इसका नाम नरेगा था। नरेगा नाम था, 2005 में यह आया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में कम से कम तो 100 दिन काम की गारंटी मिलती है। और इस योजना का उद्देश्य गरीबी को कम करना है। गांव में अस्थायी संपत्ति जैसे सड़क, तालाब, कुआं इत्यादि का निर्माण करने में काम दिया जाता है। और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। और एम जो आगे जुटा नरेगा में, MG,
तो यह जो है यह गांधी जी के नाम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य बताइए। तो हमने अभी ऊपर बताया था कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रितवादी। समाजवादी जिसमें सामाजिक कल्याण और लोक कल्याण पर ध्यान दिया जाता हो, जैसे रूस और चीन वगैरह देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो यह सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। उस समय देश को ब्रिटिश शासन की आर्थिक लूट से बहुत नुकसान हुआ। स्वतंत्रता के समय भारत में गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, औद्योगिक विकास बहुत पिछड़ा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के नाम से हम कृषि क्षेत्र को जानते हैं। कृषि क्षेत्र को जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र के नाम से। उद्योग को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। और सेवा को हम जानते हैं तृतीय क्षेत्र के नाम से। तो यह तीनों आप याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके उदाहरण से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो कृषि क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वन रोपण इत्यादि शामिल है। यानी जो काम प्रकृति से जुड़ा हुआ हो वह कृषि क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो अभी हमने बताया कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं। तो कारखाने, वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, निर्माण कार्य, यानी वैसा उद्योग जिसमें किसी वस्तु का निर्माण होता हो, यानी हर फैक्ट्री वगैरह किस में आएगा। तो उद्योग क्षेत्र में आएगा, जिसे हम द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो इस योजना का नाम IRDP था। इसे हम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। और यह कब आया था। तो 1978 में आया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण गरीबी को दूर करना और ग्रामीण परिवारों को रोजगार मुहैया करवाना और ऋण के साथ साथ उसमें सब्सिडी भी देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुआ। देखिए यह जो प्रश्न है यह तो 10th क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन सेम टू सेम प्रश्न यह बिहार पुलिस के एग्जाम में भी आया है। तो इसका यह क्रांति जो है 1960 के दशक में आया था। हालांकि सही एकदम वर्ष की बात की जाए तो 1966 से 69 के बीच में आया था यह, जब योजना अवकाश था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1960 का दशक, ऑप्शन ए। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 के आसपास हुई थी, 1965 के आसपास और 1966 के आसपास हुआ था। इसके अंतर्गत उच्च उपज वाली बीज यानी हाइब्रिड के बीज का उपयोग किया गया था और रासायनिक खाद, सिंचाई मशीन का उपयोग किया गया। इससे गेहूं और चावल की फसल को बहुत उत्पादन में मतलब बढ़ोतरी हुआ था। और हरित क्रांति के जो जनक है वह कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन जी। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांव की आत्मा गांव में बसती है, यह किसने कहा। यहाँ गांव नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो यह कहने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी जी थे। गांधी जी का मानना था कि भारत की असली ताकत उनके गांव में ही है। गांव को आत्मनिर्भर बनने के पक्षधर में यह व्यक्ति थे। उन्होंने चरखा, कुटीर उद्योग इत्यादि पर बहुत ज्यादा बल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, किस देश को विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। तो यह अमेरिका है। भारत कैसा है। तो भारत विकासशील देश है। नेपाल और पाकिस्तान पिछड़े देश हैं। अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विकसित देशों की विशेषताएं होती है उच्च प्रति व्यक्ति आय, आधुनिक तकनीक, उच्च शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छा होता है वहाँ पर। तो यह देश अमेरिका है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण बताइए। देखिए यह प्रश्न जो है यह ज्योग्राफी का मान लीजिए क्या है, लेकिन इसमें भी दिया गया है क्योंकि
कहीं पर इससे संबंधित भी इस चैप्टर में बात कही गई है। नवीकरणीय जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोयला अगर खत्म हो जाएगा तो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, पेट्रोलियम भी नहीं कर सकते, भूमिगत जल तो हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस। तो यह जो है, यह इन सब में से जो 3 ऑप्शन है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यह तीनों कौन सा उदाहरण है? तो यह तीनों अनवीकरणीय है। लेकिन नवीकरणीय कौन है? तो भूमिगत जल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भूमिगत जल भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका पुनः चक्रण होते रहता है। जब बारिश होती है तो वापिस से नदियों तालाबों से पानी रिस रिस कर भूमि में के अंदर जाता है। तो यह एक चक्र है जो हमेशा चलते रहता है। नवीकरणीय संसाधन में बहुत सारे आते हैं, जैसे भूमिगत जल, वन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जबकि कोयला और पेट्रोलियम जैसे संसाधन अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय इन्हें कहते हैं। इस ऑप्शन में जो सटीक आंसर है वह ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसके प्रयास से हुआ था? किस व्यक्ति ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जोर डाला था? तो यह शुरू करने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय यह पीएम थे। भारत के पहले पीएम यही थे, और इन्हीं के काल में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था। पहला कब हुआ था? तो 1951 से 56 में हुआ था पहला पंचवर्षीय योजना। वे समाजवाद और सोवियत मॉडल से प्रभावित थे। सोवियत किसे कहते हैं? तो उस समय रूस को सोवियत संघ कहते थे, और वहीं से प्रेरित होकर यह भारत में यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। 20 नंबर प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो यह नारा देने वाली महिला थी हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया था। यह नारा उन्होंने चुनाव में दिया था। अब यह जो नारा दिया गया था, यह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना था, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था गरीब को जनता के साथ जोड़ना, गरीबी को उन्मूलन करना। बाद में कई योजनाएं, 20 सूत्री कार्यक्रम और रोजगार योजनाएं इसी नारे के तहत शुरू की गई। तो इस नारे के साथ बहुत सारी योजना भी शुरू किया गया, जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग बताइए। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या होता है? तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग होता है यातायात एवं संचार। कोई अर्थव्यवस्था अगर विकास करता है, जब उसका यातायात व्यवस्था सही हो, सड़क हो, परिवहन हो, तभी तो वह अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगा। तो इसका मुख्य जो अंग होता है वह यातायात एवं संचार होता है। 22 नंबर प्रश्न, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य बताइए। तो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? तो गरीबी कम करना, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कि यह सभी हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक नियोजन का एक टारगेट होता है कि कोई एक नियमित समय में इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य केवल एक क्षेत्र के विकास से नहीं था, बल्कि गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन, औद्योगिकरण सभी योजनाओं से थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बताइए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होता है? कि इसमें स्वामित्व जो होता है किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। जैसे जैसे अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है, और क्या हो जाएगा, और बहुत सारे देश हैं जैसे डेनमार्क, कनाडा वगैरह। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो मिश्रित जहाँ पर निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्र काम करें, जैसे अपना भारत, जैसे अपना प्यारा भारत इसका सही उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, भारत की आज़ादी के
समय मुख्य समस्या क्या थी? जब भारत को आज़ादी मिला था, उस समय भारत के सामने जो समस्या थी वह क्या थी? तो जनसंख्या वृद्धि थी, गरीबी और बेरोजगारी थी, औद्योगिक विकास था। तो भारत का जब आज़ादी मिला था तो उस समय मुख्य रूप से जो समस्या था वह यह तीनों था, क्योंकि औद्योगिक पिछड़ापन भी था, भारत में गरीबी भी थी और जनसंख्या भी काफ़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी भी जनसंख्या में भारत का स्थान नंबर 1 है। हालांकि एक सटीक आंकड़े के अनुसार तो यह जनगणना नहीं करवाया गया है, लेकिन कुछ अलग अलग जैसे संस्थाओं के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वह अभी 1 पर है। चीन को भी हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा भारत को कहाँ से मिली थी? तो यह मिला था सोवियत संघ, जिसे हम अभी वर्तमान में रूस कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया था? तो देखिए किस पंचवर्षीय योजना में? तो पंचवर्षीय योजना जो पहली बार आया था उसमें कृषि पर बल दिया गया था। देश में अलग अलग बांध बनाने के लिए उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। लेकिन जो दूसरा योजना जो कब आया था? 1956 से लेकर 61 के बीच में। तो यह जो योजना था इसमें भारी उद्योग यानी कि फैक्ट्रियां वगैरह लगाना, इस सब पर जोर दिया गया था। इसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई भी गई थी, जैसे दुर्गापुर वगैरह में फैक्ट्री और भिलाई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह बल दिया गया था। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में आया था। हाँ, और यह इस मॉडल को भी आप याद रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें इस्पात, भारी मशीन, कोयला, ऊर्जा इत्यादि उद्योग पर बल दिया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो इसका मॉडल था हैराल्ड डोमर मॉडल। तो यह मॉडल जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि सभी का तो नहीं, लेकिन पहला और दूसरा का बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण विकास का आधार क्या है? तो यह क्या है? ग्रामीण विकास का आधार गांव में विकास का मेन जो आधार है वह क्या है? तो गांव में ज़्यादातर क्या होती है? कृषि होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए कृषि। क्योंकि गांव की अधिकांश जनसंख्या या जीविका का मुख्य आधार कृषि होता है, इसलिए वहाँ कृषि ही ग्रामीण विकास का आधार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का मुख्य लाभ बताइए। तो इसमें क्या होता है? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण होता है, यानी कि बाजार स्वतंत्र होता है, असमान होता है, लाभ अधिक होता है। बताइए क्या फायदा है इसका? तो या तो इसका आंसर तो निजी तो नहीं होगा, क्योंकि निजी में समाजवादी अर्थव्यवस्था का कोई काम ही नहीं है। और असमानता कम होती है। तो हाँ, बिल्कुल असमानता कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असमानता कम होती है, क्योंकि सामाजिक अर्थव्यवस्था में हर समाज के व्यक्ति यानी लोगों को लेकर चलना होता है। तो इससे असमानता कम होती है, यानी समानता बढ़ती है। जिसमें गरीब अमीर के बीच असमानता कम होती है। यहाँ लक्ष्य जो होता है वह लोक कल्याण पर होता है, न कि मुनाफा पर, जैसे चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति को भारत ने कब अपनाया? तो यह अपनाया था 1991 में। हालांकि यह पहले चैप्टर का प्रश्न नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स का ही प्रश्न है, जो आपको एक चैप्टर होगा, 5वां या 6ठा चैप्टर है बिहार बोर्ड की कक्षा में, तो उसमें यह पढ़ना है। लेकिन आप इसको रिवीजन करते चलिए। तो जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो आया था, यह 1991 में आया था। आर्थिक संकट उस समय पड़ गया था, जिससे भारत में नई आर्थिक नीति, जिसमें एलपीजी नीति यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यह तीनों को लागू किया गया था। इससे क्या हुआ कि विदेशी निवेश बढ़ गया, यानी कि विदेशी कंपनियां यहाँ पर निवेश करने के लिए आने लगी और व्यापार भी आसान हो गया।
भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष हुआ? तो यह 1991 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है? रीढ़ यानी बोन की हड्डी जो होती है बीचे बीच शरीर में, रीढ़ की हड्डी, वही उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है, किसे बताइए? तो यह जो कहा जाता है उद्योग, सेवा या फिर कृषि, व्यापार। तो रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कृषि को, ऑप्शन सी को। क्योंकि बहुत सारे जो उद्योग हैं वह कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, और कृषि के बिना न तो सेवा क्षेत्र का विकास हो सकता है, न ही उद्योग क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी, बताइए? तो यह करने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। इनको भारतीय अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान लगाया था और 1868 में लगाया था। तो जब इन्होंने आय का अनुमान लगाया था उस समय भारत की आय कितना थी? तो 20 रुपये था। 20 रुपया एक दिन का नहीं था, एक वर्ष का था, ठीक ना? तो सोच लीजिए कितना कम था। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन योजना शुरू किया गया था? तो यह बता चुके हैं कि यह जो योजना था, एक मिनट, ग्रामीण बेरोजगारी ना, तो यह जो योजना था यह मनरेगा था, क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत गाँव में काम दिया जाता है। 100 दिन की गारंटी होती है काम करने की, और काम जो होता है वह 5 किलोमीटर के अंदर में ही दिया जाता है। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय औसतन जीवन प्रत्याशा क्या थी? मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय औसतन लोग कितने वर्ष जीते थे? तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उस समय बहुत ज़्यादा जीते थे लोग। ऐसा कहने के लिए भी लोग गांव में कहते हैं कि पहले के बूढ़े बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा उनका लंबा मतलब कि जीवन होता था। लेकिन अगर कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो उनकी मौत भी तो हो जाती थी, क्योंकि इलाज वगैरह की सुविधा नहीं था। तो उस समय जो औसतन जीवन प्रत्याशा था वह 32 वर्ष ही था। सोचिए कितना कम था। अभी वर्तमान में तो लगभग 65 वर्ष है, हर व्यक्ति लगभग 65 वर्ष जी लेता है। क्यों? क्योंकि अगर वह बीमार हुआ तो उसका इलाज भी हो जाता है। देखिए यह बढ़कर 70 वर्ष पार भी हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक औद्योगिक है? यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, बताइए? तो यह जो राज्य है यह मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें जैसे मुंबई इसका जो राजधानी है, जिसे हम वित्तीय राजधानी भी कहते हैं, यहाँ पर फिल्म, बैंकिंग, व्यापार इत्यादि का केंद्र है। इसके अलावा पुणे, नागपुर इत्यादि में बहुत सारे उद्योग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किसको? 1978 में यह योजना आया था, और यह योजना था पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने प्रस्तुत किया? तो यह करने वाले व्यक्ति महबूब उल हक थे। इन्होंने ही पहला बार मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया था। और यह जो थे यह पाकिस्तान के व्यक्ति थे। लेकिन भारत की ओर से सबसे पहले किसने किया था? तो भारत की ओर से सबसे पहले अमर्त्य सेन ने कहा था। हालांकि इसमें यह नहीं दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक भारत की ओर से किसने किया था या विश्व में। तो इसका आंसर महबूब उल हक ही होगा। लेकिन भारत की ओर से बात की जाए तो अमर्त्य सेन थे। तो अमर्त्य सेन का भी नाम आप याद रखिएगा। अब यह 3 चीज़ों पर दिया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय निर्धारण का सबसे अच्छा काम कौन करता है? यानी कौन सी संस्था आय का आकलन करती है? तो यह जो संस्था है वह CSO है,
जिसे वर्तमान में NSO कर दिया गया है। तो वर्तमान की बात की जाए तो NSO हो जाएगा, और इससे पहले CSO था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए, आंकड़ा जो तैयार करता है राष्ट्रीय आंकड़ा, वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है CSO, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO कर दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, या ऑफिस भी कह सकते हैं आप। तो इसको आप याद रखिएगा कि वर्तमान की बात किया जाए तो NSO को बताना है आंसर, और पहले की बात किया जाए तो CSO को। जो ऑप्शन में दिख जाए उसको आप आंसर टिक कीजिएगा। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो यह सेवा क्षेत्र में है। सेवा क्षेत्र में जैसे बीमा, यातायात, परिवहन इत्यादि आते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है, यह इसका आंसर सेवा क्षेत्र नहीं होगा। हालांकि भारत में जो सबसे ज़्यादा आय का इनकम होता है वह सेवा क्षेत्र से ही होता है, लेकिन इसमें पूछा गया कि अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में लोग ज़्यादातर काम करते हैं। तो यह जो क्षेत्र है यह तो कृषि क्षेत्र है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में रोजगार अधिक है। भले ही उसमें ज़्यादा इनकम नहीं होता हो, लेकिन रोजगार ज़्यादा है। तो इसका आंसर C हो जाएगा। तो इस इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। क्योंकि हम लोग याद रखते हैं कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने पैसा वगैरह किस क्षेत्र से आता है, तो वह सेवा क्षेत्र। तो इसको सेवा क्षेत्र नहीं, इसका आंसर C हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर बताइए। तो यह लगभग 16% ही था, बहुत ज़्यादा कम था। 16% ही उस समय लोग पढ़े लिखे थे। वर्तमान में तो 74 कितना है, तो 0.8 की 9 है, लगभग लगभग 74 है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को हटाना था? तो यह जो था योजना, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना था, और इसमें नारा भी दिया गया था, गरीबी हटाओ। 1974 से 79 के बीच में यह योजना आया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो यह जो फसल था वह गेहूं था, और इसके अलावा चावल पर भी पड़ा था। और सबसे ज़्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र में हुआ था, और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। गेहूं की जो फसल थी वह उपज दोगुनी से तिगुनी हो गई। इससे भारत के खाद्यान्न में अधिक आत्मनिर्भरता आ गया। किस योजना को गांव गरीब रोजगार योजना पर केंद्रित कहा गया है? तो यह जो योजना था यह 9वीं पंचवर्षीय योजना था, जिसमें 1997 से लेकर 2002 के बीच में योजना आया, जिसमें गांव गरीब रोजगार, इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास करना था। तो इसका आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यह पूछा गया था। यह दूध उत्पादन से है। इसके जनक कौन है? तो यह इसके जनक वर्गीज कुरियन है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, इसके जनक वर्गीज कुरियन है, और यह गुजरात के रहने वाले थे। इससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया, क्योंकि इसका लक्ष्य था दूध में उत्पादन में बढ़ोतरी करना। और वर्तमान में भी भारत दूध उत्पादन में 1 नंबर पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित, क्योंकि मछली जल में रहती है, और जल कैसा दिखता है, या मानचित्र में उसको कैसा दिखाया जाता है? नीला। तो नीली क्रांति जो है वह मत्स्य यानी मछली पालन, मछली उत्पादन से संबंधित है। इसमें समुद्र और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन दोनों में वृद्धि हुआ, और मछुआरों की इनकम भी बढ़ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पीली क्रांति। तो ये जो क्रांति हम बता रहे हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित था? तो पीली क्रांति का जो संबंध था वह तिलहन उत्पादन से था। वैसे पौधे जो
जिससे हम जिनके बीजों से तेल निकालते हैं, तो उससे तिलहन उत्पादन से संबंधित था। और भारत में तेल की विदेशी निर्भरता कम करने के लिए यह पीली क्रांति को लाया गया था। संपत्ति का अपवाह, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह देने वाले व्यक्ति कौन थे? संपत्ति का सिद्धांत तैयार देने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे, और इन्होंने ही पहली बार भारत का आय का आकलन भी लगाया था, और 20 रुपया उस समय आया था। कब लगाया था? तो 1868 में लगाया था, तो यह भी याद रखिएगा। जिसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी नाम से भी जाना जाता है, या फिर हिंदी में उसको वृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है उनको। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि वृद्ध पुरुष के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए, तो दादा भाई नौरोजी थे, यह याद रखिएगा। भारत में स्वतंत्रता के समय मुख्य निर्यात वस्तु कौन थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत से दूसरे देशों में कौन सी वस्तु जाती थी मुख्य रूप से? तो यह कपास था। स्वतंत्रता से पहले कपास, जूट, मसाला, कच्चा माल इत्यादि का निर्यात होता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। भारत में आय का प्रमुख कारण क्या था? तो यह आय का प्रमुख कारण क्या था? आयात का। तो यह जो कारण था, आयात मतलब क्या होता है पहले यह समझिए। तो आयात मतलब जब हमारे देश में दूसरे देशों से सामान आता हो, और निर्यात मतलब निकलना, यानी कि यहाँ से जाता हो। तो आयात का जो प्रमुख कारण था वह क्या था? तो यह कारण था कि यहाँ का जो औद्योगिक का अभाव था, यानी कि यहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह कम थी, इसलिए कोई भी वस्तु विदेशों से आती थी। वर्तमान में भी यही हाल है, क्योंकि और देशों के मुकाबले में भारत पीछे ही है। मानव पूंजी का अर्थ क्या होता है? तो मानव पूंजी का अर्थ होता है कि जब एक व्यक्ति को उसको पढ़ा लिखा कर या फिर प्रशिक्षित करके उसको एक कुशल बना दिया जाता है, तो उसे हम मानव पूंजी कहते हैं, यानी शिक्षित एवं प्रशिक्षित जनसंख्या। शिक्षित, कुशल और स्वस्थ जनसंख्या को ही हम मानव पूंजी कहते हैं। और मानव पूंजी एक प्रकार का संसाधन होता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे मानव पूंजी, भौतिक पूंजी वगैरह। हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ किस राज्य को हुआ? तो यह जो हुआ था यह हरियाणा को हुआ था। हरियाणा और पंजाब को, तो हरियाणा तो नहीं है, तो पंजाब है, तो पंजाब को हम टिक करेंगे। इसमें 2 फसलों को लाभ हुआ था, जिसमें एक गेहूं था और दूसरा चावल था। भारत में कृषि का सबसे बड़ा दोष बताइए, दोष क्या है? तो यह जो दोष है, यह छोटे खेत है, वर्षा पर निर्भरता है, पुराने औजार है, तो यह सभी है। क्योंकि भारत में बहुत लोगों के पास बहुत कम खेती है, तो उसमें कम ही फसल होता है, और यहाँ पे आधुनिक तकनीक भी नहीं है। बहुत सारे इलाके यहाँ अभी वैसा ही है, जैसे कि जहाँ पे बारिश होती है तो खेती होता है, नहीं तो नहीं होता है। पुराने औजार पर निर्भरता है, आधुनिक तकनीक कम अपनाया गया है लेकिन कम है। तो यह सभी इसका कारण हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर। सामाजिक न्याय किसका लक्ष्य है? तो सामाजिक न्याय जो लक्ष्य है, यह समाजवादी व्यवस्था का होता है। विस्तृत जानकारी इसके बारे में जानिए। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होता है लोक कल्याण, यानी अमीर गरीब के फर्क को कम कर देना। जैसे चीन में देखिए आप, तो वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक असमानता किस व्यवस्था की समस्या है? तो आर्थिक असमानता वैसे देश में आती है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, यानी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सेक्टर काम करते हैं, तो वहाँ पे आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। और इसके अलावे पूंजीवादी में भी होता है, तो इसका आंसर तो दोनों होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों में देखा जाए तो ज़्यादातर आर्थिक असमानता किस क्षेत्र में होता है? तो यह पूंजीवादी में होगा, क्योंकि पूंजीवादी में जो
किसी के संपत्ति का जो दायित्व होता है या फिर कोई कंपनी का, वह सिर्फ निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, जैसे कि अमेरिका। लेकिन मिश्रित में भी यह देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पे निजी और सार्वजनिक कंपनी दोनों काम करती है। जैसे भारत में आर्थिक असमानता है कि नहीं है, तो इसका अगर आंसर ऐसा रहता कि ए और सी दोनों, तो दोनों हो जाता। लेकिन इसमें इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु से आती है, बताइए। तो यह जो आता है वह किससे आता है, तो यह आता है सेवा क्षेत्र से। यानी कि विदेशी मुद्रा आना मतलब क्या, कि दूसरे देश से पैसा हमारे देश में आना। तो यह कृषि क्षेत्र से आता है। दूसरे देश में जाकर हमारे यहाँ के लोग खेती करते हैं, नहीं। सेवा यानी कि IITN वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह विदेश में जाकर काम करते हैं और वह अपना कमाई का पैसा वापस भारत में भेजते हैं। तो यह सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। BPO वगैरह का आप नाम सुने ही होंगे, जैसे कस्टमर वगैरह में काम करना, कस्टमर केयर में काम करना, तो यह सब आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना, इसको आप हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहा जाता है। तो यह किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह सड़क से संबंधित है। और सड़क जो अलग अलग महानगरों को जोड़ने का काम करती है, जैसे यह मुख्य रूप से 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रमार्गों को जोड़ने वाली यह एक मतलब की योजना थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का कारण बताइए। तो जनसंख्या तो है ही, कृषि पर भी निर्भरता ज्यादा है और तकनीक में तो पिछड़ा है ही भारत। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, भारत में पहली जनगणना कब हुआ था। तो पहली जनगणना 1872 में हुआ था और यह जो हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो। उस समय के गवर्नर था लॉर्ड मेयो। और नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हो गया, जिसमें हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना होने लगा, तो यह होने लगा 1881 से। तो यह भी आप याद रखिएगा। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया भारत की पहली जनगणना, तो पहली जनगणना 1872 में हुआ। लेकिन नियमित रूप से कब होने लगा, तो 1881 याद रखिएगा। पहली बार नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। तब से हर 10 साल पर जनगणना की जाती है। जनसंख्या, साक्षरता, बेरोजगारी वगैरह को इसमें आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन 2010 के बाद, 2011 के बाद जो 2021 में जनगणना होना था वह नहीं हो पाया कोविड के चलते। तो अब जनगणना 2026 में होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आर्थिक प्रगति मापने का सबसे अच्छा सूचकांक बताइए। तो यह हम बता चुके हैं कि राष्ट्रीय आय है। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में अभी भी क्या होता है कि राष्ट्रीय आय पर इसको मापा जाता है। लेकिन सबसे अच्छा सूचकांक क्या होता है, तो सबसे अच्छा सूचकांक प्रति व्यक्ति आय होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, तो देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया। यानी यह मनरेगा की बात किया जा रहा है, तो यह आया था 2005 में। और इसको मनरेगा नाम कर दिया गया था 2009 में। यह 2005 में पारित हुआ था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन काम की गारंटी देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। तो सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग, सार्वजनिक यानी कि सरकारी। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, सहकारी समिति। देखिए यह जो चैप्टर है यह तीसरा चैप्टर है, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरे के भी कुछ
प्रश्न मिलेंगे, पहला का तो मिलेगा ही, लेकिन दूसरा और तीसरा के भी कुछ इसमें प्रश्न मिलने वाला है। तो सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कोई भी सहकारी समिति होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है गरीबों की सहायता करना, लाभ कमाना, मजदूरों को रोजगार देना। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य जो अर्थ होता है वह गरीबों की सहायता करना। किस रूप से? तो ऋण द्वारा, ऋण यानी लोन देकर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है? सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है? तो शिक्षा में वृद्धि हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी में विकास हुआ है, बैंकिंग संचार में भी विस्तार हुआ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी कारण है। और जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का ही है। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में खादी और ग्राम उद्योग किसने प्रोत्साहित किया? तो यह करने वाले व्यक्ति कौन थे? गांधी जी थे। और इन्होंने इस चरखा के द्वारा कुटीर उद्योग का प्रचार भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो यह था कृषि पर विकास करना। और आया कब था? तो 1951 से 56 के बीच में यह योजना आया था। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस कहा जाता है? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, यह हम बता चुके थे। और पहला जो पंचवर्षीय योजना था वह किस मॉडल पे था? तो वह था हैराल्ड डोमर, हैराल्ड डोमर मॉडल। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। भारत में सूचना यानी आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बताइए। तो यह बेंगलुरु है। इसीलिए बेंगलुरु क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। आईटी कंपनियां यहाँ पर बहुत है। स्टार्टअप का सबसे बड़ा केंद्र यही है, बेंगलुरु में। भारत को विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा आईटी कंपनी से ही मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का योजनाबद्ध विकास की शुरुआत कब हुआ? यानी योजना आयोग की शुरुआत कब हुआ? तो यह हुआ था 1951 से। योजना आयोग की बात किया जाए तो यह तो हुआ था 1950 में, लेकिन योजना जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था वह 1951 से हुआ था। लेकिन इसमें पूछा गया है कि योजना आयोग के बारे में, तो इसकी जो स्थापना, देखिए एक मिनट, यह क्या पूछा गया है इसमें कि योजनाबद्ध विकास यानी कि योजना बनाकर विकास कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर तो सी ही हो जाएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना द्वारा विकास का एक लक्ष्य रखा जाता था हर एक 5 साल पर। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो यह आप बताइएगा 1950 को। और कब हुआ था? तो 15 मार्च को। तो थोड़ा यह कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मनिर्भर की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है, या फिर आयात पर निर्भरता है, घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका सभी कारण है कि आत्मनिर्भर होना यानी कि विदेशी वस्तुओं को भी बहिष्कार करना है, आयात पर निर्भरता करना है, घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा किस फसल का है? तो यह चावल का है, और बिहार में भी ज्यादा चावल होता है। कृषि का ऋण प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था बताइए। तो यह कौन है? नाबार्ड है। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। यह भी आप याद रखिएगा। यह कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह जो प्रकाशित किया जाता है यह संस्था यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, हर साल मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। अब इस साल जो भारत की रैंक है वह 130 मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बताइए जो भारत के साथ मिलकर व्यापार करता है। तो यह जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यह अमेरिका है। और चीन भी, कभी यह उतार चढ़ाव होते रहता है, कभी अमेरिका कभी चीन। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध खराब हो गए, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर। अब और 25 प्रश्न बच रहे हैं, पूरे 100 प्रश्न इस सेशन में है। तो इस पूरे 100 प्रश्न को आप कीजिएगा, बीच में सेशन नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपका यह सिलेबस अधूरा ही रह जाएगा।
तो इसको पूरा कीजिएगा। हाँ, थोड़ा लंबा क्लास हो रहा है तो इसको आप कर लीजिएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था और 1 जनवरी के दिन हुआ था। अब यह जो था नीति आयोग, यह योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था सहकारी संघवाद को बढ़ाना और राज्यों के साथ मिलकर नीति बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृषि राज्य बताइए। मतलब कौन से राज्य में सबसे ज्यादा कृषि होती है? तो यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक और मामले में आगे है जनसंख्या में। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि क्रांति के बाद भारत में किस क्षेत्र का अधिक ध्यान दे रहा है? तो अब कृषि के बाद अब भारत किस क्षेत्र में योगदान दे रहा है? तो अब सेवा क्षेत्र में और भारी उद्योग वगैरह में ध्यान दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। क्योंकि कृषि में तो लगभग भारत आत्मनिर्भर हो चुका है कि यहाँ कृषि उत्पादकता बढ़ गई है। तो अब और सब क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। भारत, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा घाटा किस कारण होता है? हमने मुनाफा की बात किया था तो आईआईटी कंपनी से आता है, आईटी इंजीनियर्स वगैरह से आता है। लेकिन घाटा का कारण क्या है? तो घाटा का कारण है कि हम पेट्रोल वगैरह यानी कच्चा तेल वगैरह हम विदेशों से खरीदते हैं, क्योंकि भारत के पास उतना भंडार नहीं है जिससे भारत की पूर्ति हो सके। तो इसमें बहुत ज्यादा घाटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री को भारत का योजना का जनक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किसको? महालनोबिस। जो द्वितीय पंचवर्ष योजना का जो मॉडल था यह भी इनके योजना पर आया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का मुख्य स्रोत बताइए। तो क्या है? तो इसका जो कारण है यह सभी हो जाएगा कि निर्यात, विदेशी निवेश, सेवा क्षेत्र। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? सभी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 81 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ता है? तो यह हम बता चुके हैं, दिल्ली। कौन कौन हो जाएगा? 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। यह 4 शहर हो जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो यह राज्य लागू किया गया था राजस्थान में। कब किया गया था? 1959 में लागू किया गया था। यह भी आप 1959 हुआ, 69 नहीं, 1959 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रामीण ऋण की समस्या क्यों रही है? भारत में अभी गांव में ऋण की समस्या क्यों रहती है? तो इसका समस्या है सभी कारण कि साहूकार पर निर्भरता है, ऊंची ब्याज दर में मिलता है ऋण, संस्थागत श्रेणी की कमी है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। भारत की जनसंख्या नीति कब आया? तो जनसंख्या नीति 2000 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति तकनीक, हरित क्रांति में कौन सी तकनीक का उपयोग बढ़ा? तो उर्वरक, सिंचाई, उन्नत बीज, यह सभी का उपयोग किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र से आता है? तो यह वर्तमान में सेवा क्षेत्र इसका हो गया है। जब आज़ादी मिला था तो उस समय किस क्षेत्र से ज़्यादा योगदान होता था? तो उस समय होता था कृषि क्षेत्र से। लेकिन वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में सेवा क्षेत्र इसका आंसर होगा। सहकारी खेती का उद्देश्य बताइए। खेती, तो खेती से लाभ कमाना, छोटे किसानों को जोड़ना, मशीनों का अधिक उपयोग करना, केवल निर्यात करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे किसानों को जोड़ना, सहकारी खेती का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण बताइए। तो जनसंख्या का बढ़ने का कारण क्या है? तो साक्षरता बढ़ना है, जन्म दर में कमी है, मृत्यु दर में कमी है, शहरीकरण है। तो इसका कारण है कि जन्म दर में कमी नहीं, बढ़ोतरी हुआ है, और मृत्यु दर में कमी है। मृत्यु दर में कमी मतलब क्या? कि पहले लोग, हम बताए ना कि 32 वर्ष ही लगभग जीते थे,
लेकिन वर्तमान में इसका कितना हो गया है, तो 70 प्लस हो गया है या फिर 65 हो गया है। तो यह कारण है, मृत्यु दर में कमी हो गया है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। कब आया था हरित क्रांति, तो 1966 से 1969 के बीच आया था, या फिर 1960 के दशक में आया था। यह भी आप याद रखिएगा, दशक भी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भारत की आर्थिक संरचना सबसे बड़ी समस्या बताइए। सबसे बड़ी समस्या तो यह सभी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, असमानता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है, तो यह रहती है गाँव में, और ज्यादा निर्भर है किस पर, तो कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, तो कृषि प्रधान थी। उस समय कृषि ज्यादा था होता था। अभी उससे भी ज्यादा होता, लेकिन उस समय जो निर्भर मुख्य रूप से रहते थे लोग, खेती पर ही रहते थे। अभी तो अलग अलग उद्योग क्षेत्र में भी भारत का विकास हो गया है, और सेवा क्षेत्र में भी हो गया है। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प कब आया, औद्योगिक नीति किस वर्ष आया, तो यह नीति आया था 1948 में। औद्योगिक नीति पूछा जाए या फिर औद्योगिक संकल्प नीति पूछा जाए, तो इसका आंसर 1948 होगा। इसमें उद्योग का वर्गीकरण किया गया, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में भूमिका तय की गई। 94 नंबर प्रश्न है, भारत की आर्थिक सुधार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यह जो उद्देश्य था, यह था, क्या था बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, विदेशी व्यापार घटाना, आर्थिक विकास तेज करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास तेज करना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई का महत्व क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो अधिक रोजगार तो देते ही हैं, कम पूंजी में भी हो जाते हैं स्थापित, और ग्रामीण विकास में योगदान देते हैं। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा लाभ बताइए। अगर जनसंख्या है भारत की सबसे ज्यादा, तो इससे लाभ क्या है, तो लाभ है कि सस्ती श्रम है, मतलब कि यहाँ की कम मजदूरी है। उपभोक्ता का बाजार है, यानी कि बाजार मार्केट बड़ा है, जिससे खरीदारी ज्यादा होता है यहाँ के बाजारों में, और नवाचार की भी क्षमता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो यह जो लाल क्रांति उत्पादन था, यह मांस उत्पादन से संबंधित था। लाल क्रांति और टमाटर से भी संबंधित है लाल क्रांति, तो मांस और टमाटर दोनों याद रखिएगा। पशुपालन और बागवानी के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति आय का स्तर कैसा है, तो प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है वह निम्न स्तर है, यानी कि कमजोर है प्रति व्यक्ति आय यहाँ का। नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर। अब एक ही प्रश्न बचा हुआ है, भारत में विदेशी निवेश यानी एफडीआई का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है बताइए। तो यह सेवा क्षेत्र है, आईटी कंपनियां हैं, जैसे दूरसंचार, बीपीओ वगैरह। और एफडीआई के निदेशक कौन है, तो काश पटेल है। इसको आप याद नहीं रखिएगा, क्योंकि 10th क्लास में तो यह नहीं पूछा जाता है, लेकिन जैसे अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसको आप याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में काश पटेल हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह तो पहला प्रश्न ही था। तो हमने लगभग 100 प्रश्न करवा दिए हैं, और यह 1 घंटे का सेशन हो गया है। हाँ, लंबा सेशन था, लेकिन इसमें इतना फैक्ट और इतना अच्छे अच्छे प्रश्न थे कि आपको अब पहला, दूसरा और लगभग तीसरा चैप्टर से ये बहुत सारे प्रश्न थे। तो इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे हमने करवा दिया। इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर का और थर्ड चैप्टर का भी 100 का प्रश्न करके और 2 सेशन लाएंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद 4, 5, 6 जितने भी चैप्टर है सबको बारी बारी से करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस सेशन को आप शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्त के पास, या फिर किसी ग्रुप में जहाँ स्टडी वगैरह का ग्रुप हो, तो उसको शेयर कर दीजिए ताकि और को भी मदद मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट
चैप्टर के साथ।